हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इंट्रोडक्शन दूंगी बेटा। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था द कोल्ड वॉर एरा, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूएशन में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम 1991 का पीरियड, उसके बाद 1991 के बाद का पीरियड जो है वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि जो फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर है वो इंटरलिंक्ड है और आप बड़ी आसानी से इसको रीकैप करके और इस चैप्टर से अपने आप को रिलेट कर सकते हो। अभी तक हमने जो है ये पढ़ा कि कैसे कोल्ड वॉर शुरू हुई, कोल्ड वॉर में क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या जो है अटैक्स हुए या क्या क्या लड़ाई हुई या कब कब ऐसी सिचुएशन हुई कि जो कोल्ड वॉर है हॉट वॉर में कन्वर्ट हो रही है। ये सारी सिचुएशंस हमने पढ़ी। उसके बाद इंडिया पर इस पे क्या असर पड़ा और इंडिया ने इससे बचने के लिए क्या क्या किया, ये सब अभी तक हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद ये पढ़ेंगे कि जब ये सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था तो एकदम से 1991 में क्या हुआ कि जो कोल्ड वॉर था वो एंड हो गया और जो वर्ल्ड जो था, जो बाइपोलैरिटी में बटा हुआ था, यानी कि दो पार्ट में बटा हुआ था, वो कैसे जो है वो यूनिपोलैरिटी में डिवाइड हो गया। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर जो है उसके कुछ इंटरनल क्राइसिस थे, कुछ इंटरनल वीकनेसेस थी, जिसकी वजह से ये पहले से ही पॉलिटिकली प्रेडिक्ट हो गया था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यूएसएसआर जो है ज्यादा लंबे समय तक एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं रह पाएगी। खैर, ये सब बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होने का क्या कारण था। तो दोबारा से आपको बता रही हूँ, इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली ये पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या नॉलेज गेन करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है हम लोग जो है बात करेंगे बर्लिन वॉल की। ठीक है, जैसा कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर फर्स्ट पेज में ही दो पिक्चर्स गिवन थी। एक तो थी आइवो जीमा वॉर और एक थी यूएसएसआर वॉर विद जर्मनी, जिसके अंदर दोनों ही इस पिक्चर्स के अंदर सोल्जर्स जो हैं अपनी अपनी कंट्री के फ्लैग जो है वो रेज कर रहे थे, जिससे ये सिग्निफाई हो रहा था कि अब वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स, दो मेन पावर्स निकल कर आई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते, वो है यूएसए और यूएसएसआर। वो दोनों पिक्चर सिग्निफाई कर रही हैं कोल्ड वॉर की शुरुआत होने की। वो फर्स्ट चैप्टर में गिवन है। उसी तरह सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे बर्लिन वॉल की एक पिक्चर गिवन है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, थोड़ी सी ब्लर है, पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो बर्लिन वॉल के सीन्स दिखाए गए हैं और लोग जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर सिग्निफाई करती है कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो रही है और नया टाइम जो है, एक नया जो फेज जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मैं छोटा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी किसका, बर्लिन वॉल का। उसके बाद जो उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो दूसरी चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो ये है द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड क्या है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जो यूएसएसआर ग्रुप को फॉलो करती हैं। तो जब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुई, एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ और एंड ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो डेफिनेटली जो सेकेंड वर्ल्ड था उसका जो ग्रुप था वो भी कोलैप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिकली हम ये पढ़ेंगे, ये चीज हो गई। देन विल गोइंग टू डिस्कस the East European countries, the 8 East European countries that were a part of Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstration. जब यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होने की बात हो रही थी, यूएसएसआर में इंटरनल क्राइसिस चल रहे थे, जो यूएसएसआर के रिपब्लिक्स थे वो आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं थे, डिसेंट थे, गुस्सा थे, तो
धीरे धीरे बाकी सारी यूरोपियन कंट्री जो यूएसएसआर के ग्रुप थे उन्होंने भी अपने आप को सोवियत ब्लॉक से अलग होने का सोचा और एक नया सिस्टम अडॉप्ट करने की डिक्लेरेशन करी। ये भी हम इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने पहले जो है यूएसएसआर से अपना हाथ विड्रॉ किया और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने में वो रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद फाइनली हम लास्ट में ये पढ़ेंगे दी disintegration of the second world, that is obviously disintegration of the USSR, वो तो इस चैप्टर का मेन फोकस ही है। तो ये सब चीजें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, that is first we're going to discuss the Berlin Wall issue, then we're going to discuss the collapse of the second world, then we're going to discuss the countries who disintegrate with USSR and what were the reason, and last जो ऑन होल हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और उसके बाद जो है क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, और लास्ट में जो है इंडिया का रोल इसके अंदर पढ़ेंगे। इंडिया रिलेट्स टू दीज कंट्रीज कि इंडिया पर इस पर क्या असर पड़ा, इंडिया जब यूएसएसआर के साथ रिलेशन में थी तब इंडिया को क्या फायदा या नुकसान हुआ, और जब रशिया यूएसएसआर से निकल के अलग रिलेशन इंडिया ने रशिया के साथ बनाए तो इंडिया को उससे क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको यूएसएसआर का एक मैप दिखाना चाहूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यूएसएसआर एक्चुअली में है क्या। कई बार नॉर्मली बच्चों को ये नहीं पता चलता कि यूएसएसआर किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है, उसके बाद यूएसएसआर में मेन कंट्रीज कौन है और यूएसएसआर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो दिस स्टैंड्स फॉर यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर जो है ये यूएसएसआर की फुल फॉर्म है बेटा। यूएसएसआर एक मूवमेंट की वजह से इमर्ज हुआ था। आपने 10th क्लास में आई थिंक नॉट इन 10th क्लास, इन 9th क्लास आपने जो है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था और जार के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुआ था और जिसकी वजह से जो है एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसका नाम था यूएसएसआर, या उसको हम सोवियत ब्लॉक भी कहते हैं। तो सोवियत सिस्टम जो है वो 1917 में इमर्ज हुआ था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो पावर राजा के हाथ में, एक्सट्रीम पावर जो किंग के हाथ में होती है, और जो टोटलिटेरियन का कंसेप्ट है और प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है, उसके खिलाफ जो है ये ग्रुप जो है, ये मूवमेंट जो है, ये रेवोल्यूशन चला था। पहली बार ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड लेवल पे किसी ग्रुप ने प्राइवेटाइजेशन को इतना ज्यादा अपोज किया था, कैपिटलिज्म को इतना ज्यादा अपोज किया था और अपनी खुद की आइडियोलॉजी फ्रेम करी थी अपनी बात को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिज्म आज भी बहुत ही फेमस आइडियोलॉजी है। इवन इंडियंस भी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। दैट इज व्हाई वी हैव अ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। हमारे पास एक नेशनल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो अपने आप में प्रूव करता है कि कम्युनिज्म से हम लोग कितने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। खैर, यूएसएसआर की बात करते हैं। यूएसएसआर इज अ रिपब्लिक ऑफ 15 कंट्री, वाज अ रिपब्लिक ऑफ 15 कंट्री। ये नाम इसमें गिवन है। दे आर रशिया, देन किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, then we have a Kazakhstan, then Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Ukraine, Moldova, Belarus, Latvia, Estonia and Lithuania। ये 15 कंट्रीज हैं दैट कंप्राइजेस यूएसएसआर। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम लोग को पता ही नहीं कि यूएसएसआर कंप्राइजेस ऑफ 15 कंट्री। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन कंट्रीज थी वो मैंने आपको नाम बता दिया। अब मैं आपको ना ये 3 कंट्रीज के बारे में बताना चाहूंगी, दैट इज लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया। ये जो है बाल्टिक कंट्रीज भी इनको कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, ये बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। ये एक्चुअली में अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो पहले से ही मैं आपको बता देती हूँ कि बाल्टिक स्टेट्स कौन थी। और ये बेसिकली लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया है और इनके बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो दिस इज अ मैप ऑफ यूएसएसआर। अब दोबारा वापस चलते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं कि ये चैप्टर है क्या। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पेज से, जो हमें ये बताएगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में है क्या।
सबसे पहले सोवियत सिस्टम की बात की जा रही है कि व्हाट इज अ सोवियत सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सोवियत सिस्टम है वो जो 1917 में जो है बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इन 1917 एंड और ये जो बेसिकली जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके बाद जो है ये ग्रुप जो है फॉर्म हुआ था, जैसे कि इसमें लिखा है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट केम इनटू बीइंग इन 1970। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या था? दे वांट टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब ये होता है जिसके अंदर सोसाइटी जो है मेन रोल प्ले करती है, स्टेट गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करती है, जिसके अंदर टोटलिटेरियन का कंसेप्ट नहीं होता है, प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, किसी के भी एक के हाथ में सारी पावर नहीं होती है, और इगैलिटेरियन का कंसेप्ट जो है, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये कंसेप्ट सुनने में बहुत अच्छा था जिस टाइम पे ये मूवमेंट शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे इसमें क्या चेंजेस आए, धीरे धीरे सिस्टम में क्या चेंजेस आए वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो फेल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि 1917 में मूवमेंट शुरू हुआ था, यूएसएसआर ने इसको इनिशिएट किया था। यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इसका जो मेन कंसेप्ट था वो था सोशलिज्म पे इंस्पायर्ड था, और ये अपोज करता था कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म वर्ड है दैट डिराइव्स फ्रॉम कैपिटल यानी कि पैसा, जिसकी जो मेन फोकस है वो है प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना, पैसे को प्रमोट करना, तो बिल्कुल सोशलिज्म के उल्टा। तो सोशलिज्म वाज इनिशिएटेड बाय यूएसएसआर एंड दे वर टोटली अपोज्ड टू कैपिटलिज्म। उसके बाद वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर इगैलिटेरियन कंसेप्ट आए, और ऐसा बोला जाता है कि पहली बार इतने मास लेवल पे सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात की गई थी, और इसके अंदर ये बोला गया था कि जो मेन रोल है वो स्टेट का है। ठीक है, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके अंदर जो है इमर्ज हुई थी, जिसके अंदर जो इस पूरे यूएसएसआर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज थी उन सब ने मिलकर एक पार्टी को ऑथेंटिसिटी दी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, और वही जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फ्रेम करती थी, और जो भी गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी सामने वही जो है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, और नो अदर थिंग्स विल बी इंटरवीन। कोई और चीज, कोई और कंसेप्ट प्राइवेटाइजेशन का या लिबरलाइजेशन का, इस कंसेप्ट पे जो है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इस तरीके के कंसेप्ट को जो है ये आइडियोलॉजी जो है एंटरटेन नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसके अंदर बोला गया था, और सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन वाज अलाउड। तो ये सुनने में ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत टाइम से डेमोक्रेसी में हैं और हम मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो यहीं से जो है दिमाग में एक बात आनी शुरू हो जाती है कि ओके, वन पार्टी सिस्टम तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने ही वाली है, क्योंकि आप एक ही पार्टी को ये कह रहे हैं कि ही इज द ओनली वन who will going to rule the country and he will going to definitely going to take a good decision or best decision। ये आज के टाइम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से ही जो है दिमाग में बात आनी शुरू हो जाती है कि ओके, समथिंग प्रॉब्लम इज देयर इन दिस सिस्टम। उसके बाद जो है, उसके बाद ये बोला गया है कि उसके बाद ये बोला गया है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। इसे बोला गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी और फासिस्ट से जो है इंडिपेंडेंट हुई थी, फासिज्म से और जो किंगशिप से जो है सेंट्रलाइज पावर से जो है जब आज़ाद हुई थी, तो उन्होंने यूएसएसआर की शेल्टर में आना सही समझा, और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया जो मैं आपके बात के साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। द ग्रुप इज नेम एज सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड बना
जिसके अंदर जो कंट्रीज सोशलिज्म को जो है मानती थी, सोशलिज्म को फॉलो करती थी, उन्होंने जो इस ग्रुप को ज्वाइन किया और इसको सोशलिस्ट ग्रुप भी कहा जाता है, इसको ईस्टर्न ब्लॉक भी कहा जाता है और इसको सेकेंड वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने मिलकर एक मिलिट्री पैक्ट भी बनाया जिसका नाम है वार्सो पैक्ट, जिसके बारे में भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वार्सो पैक्ट बेसिकली जो है यूएसएसआर के अलायंसेस ने बनाया था और जिसका पर्पस यही था कि किसी तरीके से नाटो मेंबर्स को काउंटर करना है और अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाना और अपनी हेजेमनी मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, हम इस चैप्टर में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की बात कर रहे हैं या यूएसएसआर की वीकनेसेस की बात कर रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा भी था कि यूएसएसआर एक बहुत पावरफुल कंट्री थी और यूएसएसआर के पास हर वो चीज थी जो उसको पावरफुल बनाने में या टॉप पावर बनाने में मदद कर रही थी, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि द सोवियत यूनियन became a great power after the second world war, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड के अंदर उन सबसे टॉप पर थी यूएसएसआर और सोवियत सिस्टम, बट एक्सेप्ट द यूएस, ठीक है। यूएस को छोड़ के यूएसएसआर एक सेकंड नंबर कंट्री थी जो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री से टॉप मोस्ट पे थी और सुपर पावर बनने की सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी। वो क्या कारण थे, वो क्या क्वालिटीज थी, वो हम देखेंगे। एवरीथिंग इज गिवन इन योर एनसीईआरटी और बिल्कुल एज इट इज याद करने की जरूरत है, एज इट इज इसको समझिए और इसको लिखिए, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। उसके पहले से बोला गया कि उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत वाइड था, बहुत डिटेल्ड था। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज, अब आप देख रहे हैं जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील, जितने भी हम मैंने आपको मैप दिखाया, कंट्री दिखाई, उज्बेकिस्तान, अजरबेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑयल रिसोर्स अबेंडेंस में है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ऑयल रिसोर्स अबेंडेंस में होगा वो कंट्री या वो ग्रुप अमीर होगा ही, वो पावरफुल होगा ही, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है देन जो अदर रीजन है दैट मेक्स द यूएसएसआर द पावरफुल अलायंस, उसके बाद से बोला गया then we have the machinery production and the machinery production in the transport sector that connects its remotest area with efficiency। मतलब ये बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा था कि जितने भी रिमोट एरिया थे, मतलब बैकवर्ड एरिया थे, वहां पर भी बड़ी आसानी से वी कैन कम्युनिकेट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और सबसे खास बात थी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो थी हर चीज प्रोड्यूस कर रही थी, यानी कि पिन से लेके कार तक, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कह लीजिए कि पिन से लेके कार तक एवरीथिंग इज प्रोड्यूसिंग इनसाइड। और ये बोला जाता है कि वो कंट्री हमेशा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होती है जिसके अंदर इंपोर्ट कम होते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, या जिनकी जो इनबिल्ट जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट या इनबिल्ट जो मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इकोनॉमी हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसमें बोला गया है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर था, पिन से लेके कार तक हर चीज बनाई जाती थी। पर एक और पॉइंट इसमें बोला गया है कि इट डिड नॉट मैच द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री, मतलब प्रोडक्ट जो बनाया जाता था वो बहुत अच्छा था कंपैरेटिव टू अदर कंट्री, बट जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न ग्रुप से मैच नहीं की जा सकती थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई, पहली बात ये मैंने बताई कि पावरफुल थी बट नॉट मोर देन यूएस, और सेकंड क्वालिटी जो थी वो नॉट मोर देन यूएस। तो पहले से ही क्लियर था वर्ल्ड सिनारियो में कि which power is more is better than other, but still सेकेंड नंबर पे, या कह लीजिए कि यूएसए के बाद जो भी था वो यूएसएसआर ही था जो पूरे वर्ल्ड में पावर प्ले कर रहा था। उसके बाद से बताया गया कि स्टेट जो था, सोवियत स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल था लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए। मतलब जो भी लोगों की बेसिक जरूरतें हैं, हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, उसके लिए स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल था। और जो था हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर स्कीम, इसमें जो भी तो स्टेट जो है सब्सिडाइज रेट पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था, यानी कि एक बहुत ही वेल प्लान तरीके से सिस्टम चल रहा था। लोअर स्ट्रेटा से लेके टॉप लेवल तक चीजों को जो है सोवियत स्टेट मैनेज कर रही थी, लोगों की जरूरतें जो है पूरी हो रही थी। और दिस इज समथिंग वेरी गुड विच वॉज गोइंग ऑन इन यूएसएसआर। एंड द most good you can say that positive point is that कि no unemployment,
और लेकिन जो स्टेट ऑनरशिप थी, जो स्टेट के हाथ में पावर थी, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी, सेंट्रल रोल प्ले करती थी। और जितनी भी चीजें थी, जैसे कि लैंड हो गया, प्रोडक्टिव असेट्स हो गया, वर ओन्ड बाय द कंट्रोल्ड ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियट्स थे। तीन चीजें मुझे इसके अंदर जो है थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक लग रही है। एक तो पावरफुल जो थी बट लेस देन यूएस, उसके बाद क्वालिटी थी बट नॉट मोर देन यूएस, और उसके बाद जो है तीसरा इसमें बताया गया कि सारी पावर जो थी, जो सारा कंट्रोल था, वो स्टेट के हाथ में था, चाहे वो लैंड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी प्रोडक्टिव एसेट हो। तो वैसे भी सेकंड नंबर पे थी, पावरफुल थी बट नॉट मोर देन यूएस। सेकंड इसमें बताया गया है कि क्वालिटी वाज नॉट मोर देन यूएस, और थर्ड इसमें बताया गया कि सारे जो एसेट्स थे इट वाज कंट्रोल्ड बाय द सोवियत सिस्टम। ये थोड़ी बातें थी जो मुझे जब भी इस चैप्टर को पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जब आगे चली होंगी, जब टाइम बदला होगा और डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जो था एनवायरनमेंट में था, कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुली काम कर रहा था, तो डेफिनेटली ये सब चीजें पॉइंट आउट होनी ही थी और इन सब चीजों से प्रॉब्लम होनी ही थी जो सोवियत ने फेस करी ही। उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सोवियत सिस्टम चल रहा था, तो जो है ऐसा बोला जाता है कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सोवियत सिस्टम जो है ब्यूरोक्रेटिक हो गया, और जो है सोवियत सिस्टम जो था वो ब्यूरोक्रेटिक हो गया और अथॉरिटेरियन हो गया। मतलब अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो स्टेट मिनिस्टर्स थे उनको ज्यादा पावर दी गई, और जो कंट्रोल था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, जहाँ पे सिटीजन्स की बेसिक एमिनिटीज या नेसेसिटी या प्रिविलेजेस की बात की जाती थी, वहां सिर्फ जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजों को फ्रेम करती थी, पॉलिसी फ्रेम करती थी, और आगे क्या उसके काउंटर रिजल्ट होंगे, लोगों पे क्या असर पड़ेगा, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, और जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी जो थी वो बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट हो गई थी। उसके बाद जहां अथॉरिटेरियन हो जाता है, कहीं सेंट्रलाइज्ड हो जाती है पावर, तो डेफिनेटली लोगों की पावर वहीं खत्म हो जाती है। तो इसमें बोला गया है कि डेमोक्रेसी तो पहले से ही नहीं थी, उसके बाद एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो बिल्कुल खत्म हो गई थी, और लोग जो थे अपना गुस्सा जो था वो जोक्स या कार्टून्स या कमेंट्स के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाते थे, जो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। मीडिया भी बैन कर दी गई थी वहां पे, और प्रॉब्लम जो है देखनी शुरू हो गई थी, सोवियत सिस्टम के अंदर। और बोला जाता था कि सबसे जो बुरी बात थी वो सोवियत सिस्टम में ये थी कि वन पार्टी सिस्टम जो था, वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था सोवियत सिस्टम के अंदर। वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी of the Soviet Union had a tight control over the institution and was unaccountable to the people. So this is the reason. Simultaneously you can see बहुत सारे reasons सामने आए, बहुत सारी situations ऐसी emerge हुई कि यूएसएसआर का disintegrate होना unavoidable था। ठीक है, तो सारी पावर अगर एक के हाथ में होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन ऐसा होगा ही जो गलत प्रूफ होगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। So this was the situation which was later aroused in the USSR, in the Soviet system. उसके बाद से बोला गया कि although जो USSR का जो सिस्टम था it was comprised of 15 रिपब्लिक, और रशिया जो था उसमें से वन ऑफ द रिपब्लिक था और सबकी बराबर इंपॉर्टेंस थी, बट जो सब चीज थी, लेकिन जो एक्चुअल में हो रहा था वो ये हो रहा था कि जो मेन डिसीजन जो था, मेन जो लीडर था वो रशिया ही था और सबको उसको मानना पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वालिटी खत्म हो गई। जहां पे हम कह रहे हैं कि कम्युनिज्म है, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात हो रही है, जहां पे सिर्फ एक ही पावर जो है, एक ही जो कंट्री है, एक ही जो मेंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे जो है इट विल नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो this was some of the reason that started a disintegration, that started a problem in US system. उसके बाद से बताया गया कि सोवियत को हमेशा ये डर लगा रहता था कि यूएस कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए या यूएस मेरे पे अटैक ना कर दे। तो हमेशा सोवियत सिस्टम इन द आर्म रेस
In the arm race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at the great cost. सारा पैसा यूएसएसआर ने उठा के मिलिट्री आर्सेनल में लगा दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी यूएसएसआर की। जब आपको पता है कि आपकी कंट्री भी एक बहुत एक वाइडली पॉपुलेटेड कंट्री है और वहां की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा है और आपने सारा पैसा उठा के जो है मिलिट्री जो है डेवलपमेंट में लगा दिया, तो डेफिनेटली फिर आपका जो बैक सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है, वो खत्म होगा ही होगा। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें जो थी धीरे धीरे जो है लैक होने लगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पावर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पायरेशन ऑफ सिटीजन, जो लोगों की एस्पायरेशन थी। जब लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, भाई आप नेशन बनता कैसे? नेशन बनता है लोगों से, लोगों के रहने से नेशन बनता है। और जब लोग काम करते हैं, अपनी एफिशिएंसी कंट्री में डालते हैं, तब कंट्री डेवलप होती है। आप कभी भी सिंगल हैंडेडली वन पार्टी से कभी भी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। आप सिंगल माइंड से कभी भी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। आपको मल्टीफेसेड, आपको जो है डेमोक्रेटिक, आपको लिबरल और आपको सिटीजन्स की जरूरत को पहले पूरा करना है, तब आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी कंट्री जिसने पब्लिक की एक्सपेक्टेशन को एक्सप्लॉइट किया है, वो कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। वी हैव वेरियस एग्जांपल्स इन आवर वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद ऐसे बोला जाता है कि सोवियत ने अफगानिस्तान में 1979 में अटैक किया था, फिर एक वॉर में वो इंडल्ज हो गया था, जिससे उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो और ज्यादा कमजोर हो गया। ठीक है, तो दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड बिहाइंड द वेस्ट, दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ ऑल कंज्यूमर। जो सारी हमारी जो चीजें थी, हमारी जो एफिशिएंसी थी, वो जो है वेस्ट को जो है टेक्नोलॉजी, वेस्ट की टेक्नोलॉजी से मैच करने में या उससे compete करने में लगी रहती थी, जिससे बहुत सारे क्राइसिस यूएसएसआर ने फेस किए। फूड क्राइसिस हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा फूड क्राइसिस हो गया कि हम लोग को फूड इंपोर्ट करना पड़ा, खाना भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ा। तो यू कैन सी दैट कि जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो गया था, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे जो है सिचुएशन अराइज होनी शुरू हो गई, दैट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम। फाइन, आई बिलीव यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने कि यूएसएसआर जो कैसे बना, यूएसएसआर के मेन के ऑब्जेक्टिव्स थे। यूएसएसआर एक टाइम पे ग्रेट पावर था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी और फाइनली 1970s और 1980s के बाद ये डिसाइड हो गया कि यूएसएसआर जो है वो ज्यादा लंबे समय तक पावर में नहीं रह पाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फाइन, तो ये आप अभी तक मैंने आपको समझाया। हो सकता है अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको अगर लग रहा है कि कहीं समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज डू राइट, आई विल satisfy your problems. Then नेक्स्ट इसमें है टॉपिक है गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गॉर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। इसमें हम एक नाम पढ़ रहे हैं गॉर्बाचेव। गॉर्बाचेव जो है, जिसका पूरा नाम है मिखाइल गॉर्बाचेव। मिखाइल गॉर्बाचेव यूएसएसआर का लास्ट जो था जनरल सेक्रेटरी था, क्योंकि उसके बाद तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई थी। ठीक है, तो मिखाइल गॉर्बाचेव एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है यूएसएसआर का, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम सुनने को मिलती है। जैसे मिखाइल गॉर्बाचेव जो था, वो जब अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी यूएसएसआर के साथ, तो उसको रुकवाने में उसने रोल प्ले किया था। यूएसएसआर के जो लीडर थे मिखाइल गॉर्बाचेव, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर थे। वो ये समझ चुके थे कि अगर हम कम्युनिज्म के थ्रू देश को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसके रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव नहीं आएंगे। उन्होंने ही ये बताया कि हमें वेस्ट के साथ लिबरल होना चाहिए, हमें वेस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें कैपिटलिज्म के साथ डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना चाहिए, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो मिखाइल गॉर्बाचेव की जो पॉलिसी थी
ये लोगों ने बहुत पसंद करी और आज भी मिखाइल गोर्बाचेव एक इम्पॉर्टेंट लीडर है जब भी हम यूएसएसआर की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। और लेकिन जो मिखाइल गोर्बाचेव पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म मिखाइल गोर्बाचेव फेस करते हैं वो ये है कि ऐसा बोला जाता है कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेट हुआ था उसमें मिखाइल गोर्बाचेव जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो अब जो है इसमें चैप्टर में हम पढ़ते हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो हु हैड बिकम अ सेक्रेटरी जनरल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985 और जैसे ही वो लीडर बने उन्होंने सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश करी। उनको लगा कि यूएसएसआर को डेवलप होने के लिए बहुत ही नेसेसरी चेंजेस की जरूरत है और इसके लिए हमें जो है वेस्ट की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड होना पड़ेगा। ठीक है, और कई बार जो है गोर्बाचेव ने जो है वेस्ट और ईस्ट के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का, उसको बेटर करने का, शांत करने की कोशिश करी, जो कि जो कम्युनिस्ट हार्ड लाइनर्स थे, जो कम्युनिज्म को बहुत एक्सट्रीम में फॉलो करते थे, उनको ये पॉलिसीज कभी भी पसंद नहीं आती थी। और जब मिखाइल गोर्बाचेव ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया यूएसएसआर के अंदर कि अब सब कुछ चेंज होगा और हम सही ढंग से नहीं चल रहे हैं और हमें वेस्ट की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए, तो एक सिचुएशन सी जो सिचुएशन थी आप कह लीजिए राइज हो गई कि ऐसा हुआ कि सब लोग भरे बैठे थे और एकदम से जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव ने बोला कि ये सब नहीं, ठीक नहीं है, चेंज होना चाहिए, रिवॉल्ट और ज्यादा जो था वो अपराइज हो गया। और बोला जाता है कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने जो है रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए और हमें जो है इंडिपेंडेंट होना है। तो इसलिए गोर्बाचेव को बोला जाता है कि गोर्बाचेव की पॉलिसीज ऑल्दो बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस तरह से अपनी पॉलिसीज को स्प्रेड किया और बोला कि इट्स टाइम टू चेंज, तो बहुत हरिडली उन्होंने किया, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए चीजों को, जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ। और बोला जाता है कि ये और बेटर तरीके से हो सकता था। तो खैर यूएसएस जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि जो है वी वांट टू चेंज द सिस्टम और हमें जो है इससे इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में एक टाइम ऐसा था कि जब जितनी भी रिपब्लिकन कंट्रीज थी यूएसएसआर की, वो कभी कोई आवाज नहीं उठाती थी अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता था। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल था कि मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होने के बाद और जब थोड़े बहुत रिवॉल्ट हुए इंडिपेंडेंस को लेके और कम्युनिज्म के खिलाफ, तो इन कंट्रीज ने भी जो आवाज उठानी शुरू करी एंड दे सेड कि वी विल गोइंग टू डिसइंटीग्रेट और हमें अब इस सिस्टम के साथ नहीं रहना है। जब भी कोई सिस्टम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो डेफिनेटली लास्ट में यही होता है और यही जो है यूएसएसआर में हुआ। जितनी भी रिपब्लिक कंट्रीज थी उनको दे रियलाइज्ड कि वेस्ट तो देखिए बढ़ा ही जा रहा है और ईस्ट वहीं का वहीं है और बल्कि और डिक्लाइन हो रहा है। और कहने को 15 रिपब्लिक्स हैं, 15 कंट्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एक ही बात सुनी जा रही है और एक ही के हिसाब से चीजों को फॉलो किया जा रहा है। और जिनके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है लोगों के लिए, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो डेफिनेटली ये तो होना ही था और धीरे धीरे एक के बाद एक कुछ ऐसे इवेंट्स होने लगे कि ये डिसाइड हो गया कि यूएसएसआर विल गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो गोर्बाचेव की पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, कई लोगों ने पसंद करी, कई लोगों ने पसंद नहीं करी, कई लोगों को लगा कि गोर्बाचेव ने जो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी बहुत हरिडली करी, ये बेटर हो सकता था और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सकती थी, जो कि नहीं हो पाए। खैर जब बहुत ज्यादा जो है लोगों में इंडिपेंडेंस और रिवॉल्ट की फीलिंग स्प्रेड होने लगी, तो जो सोवियत सिस्टम, सोवियत के जो लीडर्स थे उन्होंने खूब प्लान किया इस चीज को सप्रेस करने के लिए, पर कुछ खास हो नहीं पाया क्योंकि लोग पहले से ही जो है ये समझ चुके थे कि ये बहुत पुराना सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं और अब ये टाइम है इसको खत्म करने का। तो खैर जब ये रिवॉल्ट चल रहा था तो एक लीडर थे जिनका नाम था बोरिस येल्टिन। बोरिस येल्टिन ने जो है इस कूप के अगेंस्ट आवाज उठाई और बोला कि भाई ये जो सिस्टम है ये चेंज होना चाहिए, सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म होना चाहिए और जो है देयर शुड बी सम नेसेसरी चेंजेस इन द सोवियत सिस्टम, तभी जो है हम लोग साथ रह सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने चाहिए
और लोगों को मौका देना चाहिए अपने लीडर को चुनने के लिए। खैर ऐसा कुछ हो तो नहीं पाया, बोरिस जॉनसन को बाद में पकड़ लिया गया और उनको पनिश भी किया गया। पर जो रिवॉल्ट का जो सिनेरियो था वो एक वन बाय वन सामने आ रहा था, और जितने भी जो रिपब्लिकन कंट्रीज थी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि विल नॉट गोइंग टू बी विद द यूएसएसआर एंड विल गोइंग टू हैव आवर ओन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हम लोग लेकर आएंगे। लेकिन इसे बोला गया कि एक्सेप्ट सेंट्रल एशिया जितनी भी कंट्रीज थी यूएसएसआर के अंदर, दे वर आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और सबसे पहले जो बोला जाता है जिन्होंने जो है इंडिपेंडेंस की बात करी वो हिमसेल्फ रशिया, यूक्रेन, बेलारस, ये 3 ऐसी कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले जो अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर दिया और बोल दिया कि हम जो है यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी एंड ऑल। तो आप देखेंगे कि साइड वन बाय वन जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस, और उनको लगा कि जो है अब तो यूएसएसआर में रहने का कोई फायदा नहीं है और जो है इट शुड बी डिसबैंडेड। खैर लास्ट कोशिश की गई यूएसएसआर को जो है मेंटेन करने की, यूएसएसआर के ग्रुप को कंटिन्यू करने के, ग्रुप बनाया गया इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का ग्रुप बनाया गया, जिसमें कोशिश की गई कि जो है दोबारा से जो है इसमें 10 मेंबर कंट्रीज थे और रशिया भी इसका पार्ट था, और कोशिश की गई कि भाई जो है चलिए इसको जो है हम लोग विल गोइंग टू मेंटेन दिस आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर। अगर यूएसएसआर नहीं रहता तो चलो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाएगा, पर वो भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। और जो है फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट कि यूएसएसआर जो है अब डिसबैंड होगा, कोई भी ग्रुप नहीं मेंटेन होगा, सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाएगी और सब अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज जो है वो फ्रेम करेंगे, ठीक है। और जो रशिया ही था उसने ये डिसाइड किया कि मैं कम्युनिज्म को लीड करूंगा, सक्सीड करूंगा, यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज को मैं सक्सीड करूंगा, जो भी ट्रीटीज, जो भी पॉलिसीज यूएसएसआर ने बनाई है, यूएसएसआर ने करी है, उसको मैं लीड करूंगा, मैं उसको मेंटेन करूंगा, जिसकी वजह से यूएन के अंदर यूएसएसआर के बदले रशिया को परमानेंट सीट मिली और रशिया ने जो भी यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पॉलिसीज था उसको लीड किया। फाइन, आई बिलीव ये जो 2-3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और कुछ भी अगर नहीं आपको समझ में आता तो डू राइट ऑन स्टडी खजाना। दैट इज फॉर टुडे, दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।